नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे साकेत महाकाव्य के कुछ अति महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले आपको बता दें, जो साकेत महाकाव्य है इसे लिखा गया है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। ये हिंदी साहित्य का एक अनमोल रत्न है। जिस प्रकार रामचरितमानस बिहारी सतसई हिंदी साहित्य में अपनी अमिट यादें छोड़ गई है, उसी प्रकार ये भी हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण रत्न माना जाता है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो जो साकेत का रचना काल माना जाता है, ये माना जाता है 1931 ईस्वी। इसमें जो सर्गों की संख्या है ये 12 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है कि जो साकेत महाकाव्यों में कुल कितने सर्ग हैं। इसमें कुल सर्ग हैं 12। आगे है ये जो काव्य श्रेणी है इसकी, ये है महाकाव्य। प्रबंध काव्य जो और महाकाव्य एक ही प्रकार के होते हैं, इसे महाकाव्य कहा जाता है। आगे है किसकी प्रेरणा से मैथिली शरण गुप्त के द्वारा साकेत महाकाव्य लिखा गया था। जो पहला प्रभाव पड़ा है इसमें, वो पड़ा है रविंद्रनाथ टैगोर के लेख काव्य की उपेक्षिकाएं। प्रश्न बन सकता है कि जो काव्य की उपेक्षिकाएं किसकी रचनाएं हैं, तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर की। आगे जो प्रभाव पड़ा था दूसरा, तो वो पड़ा था मैथिली शरण महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना, जो 1908 में प्रकाशित हुई थी, कवियों की उर्मिलाभिषेक उदासीनता। तो ये जो पत्रिका, ये जो रचना थी, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा 1908 में लिखा गया था और सरस्वती पत्रिका में भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से प्रकाशित किया गया था। और ये जो लेख था ये था कवियों की उर्मिलाभिषेक उदासीनता। कवियों की उर्मिलाभिषेक उदासीनता, इसे आप याद रखिएगा। जो साकेत महाकाव्य है इसे मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से भी नवाजा गया था। आगे जो है इसे तुलसी के रामचरितमानस के बाद हिंदी का दूसरा बड़ा राम काव्य माना जाता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिएगा किस प्रकार से इसको स्थान दिया गया है। ये तुलसी के रामचरितमानस के पश्चात हिंदी का दूसरा बड़ा राम काव्य है। अगला है, इसमें जो ये रचना है, इस रचना में आर्य समाज का प्रभाव दिखाई पड़ता है। प्रश्न बन सकता है कि जो साकेत महाकाव्य है इसमें किस समाज का प्रभाव दिखाई देता है, तो इसमें आर्य समाज का प्रभाव दिखाई देता है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा साकेत महाकाव्य के लिए कहा गया है कि जो साकेत महाकाव्य ही नहीं, आधुनिक हिंदी युग का प्रवर्तक महाकाव्य है। प्रश्न बन सकता है कि जो पंक्तियां हैं, साकेत महाकाव्य नहीं, आधुनिक हिंदी युग का प्रवर्तक महाकाव्य है, किसका कथन है, तो ये कथन है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का। जो ये काव्य है ये नारी चेतना से संबंधित काव्य है। आगे है, मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक काल का तुलसी भी स्वीकार किया जाता है। आपने जो याद रखना है कि जो साकेत महाकाव्य है ये राम पर आधारित है, इसलिए जो तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस लिखा गया था, इसीलिए जो मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक काल का तुलसी भी कहा जाता है। आगे है, सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण सर्ग 9वां सर्ग है। प्रश्न बन सकता है कि जो साकेत महाकाव्य में सबसे बड़ा सर्ग कौन सा है, तो वो है 9वां सर्ग। इस सर्ग में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के वियोग वर्णन को समर्पित किया गया है। यहाँ से भी एक प्रश्न उठ सकता है कि जो 9वां सर्ग है इसमें किसकी पत्नी का वियोग वर्णन किया गया है, तो जो 9वां सर्ग है इसमें लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला के वियोग का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार जो 10वां सर्ग है इसमें भी उर्मिला का वियोग वर्णन है। जो साकेत महाकाव्य को लिखने का समय लगा था, तो ये लगा था 15 वर्ष। प्रश्न बन सकता है कि साकेत महाकाव्य को लिखने में कितने वर्ष लगे थे, तो इसको लिखने में लगे थे 15 वर्ष। जो इसका प्रारंभ किया गया था, ये किया गया था सन 1916 में, और जब ये प्रकाशित हुआ था तो ये हुआ था सन 1931 में। जो मैथिली शरण गुप्त थे इन्हें दद्दा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न बन सकता है कि जो दद्दा के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है मैथिली शरण गुप्त को। अक्सर ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे देखते हैं, इन्होंने माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का अनुवाद मधुप उपनाम से भी किया था। इनका दूसरा यहाँ पर उपनाम आ गया है, पहला था दद्दा और दूसरा है मधुप उपनाम। आगे है, स्वतंत्रता के बाद ये भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत किए गए थे। भारत सरकार ने इनको जो पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया था, ये भी महत्वपूर्ण है। आगे है, इन्होंने अपनी रचनाओं में हरिगीति का छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया है। प्रश्न बन सकता है कि जो किस कवि ने
अपनी रचनाओं में हरिगीति का छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया है? तो ये किया है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। आगे है, गुप्त जी पहले विश्वोपकारक पत्र में अपनी रचनाएं छपवाते थे, किंतु सरस्वती में अपनी रचना को प्रकाशित कराने की तीव्र आकांक्षा उनके हृदय में थी। उन्होंने रसिकेंद्र उपनाम से ब्रजभाषा में लिखी कविता सरस्वती के लिए भेजी, किंतु ये कविता सरस्वती में नहीं छपी थी। आगे है, द्विवेदी जी ने उन्हें पत्र लिखकर सूचित किया कि सरस्वती में हम बोलचाल की भाषा में लिखी गई कविताएं ही छापते हैं, तथा यह भी लिखा कि रसिकेंद्र बनने का ज़माना अब लद गया है, अर्थात ख़त्म हो चुका है, अब रसिकेंद्र नाम का कोई तुक नहीं रहता है। आगे है, गुप्त जी पर इन दोनों बातों का विशेष प्रभाव पड़ा। उन्होंने खड़ी बोली में कविता लिखना प्रारंभ किया और उपनाम से भी सदैव ही मुक्ति पाली। उपनाम था रसिकेंद्र। तत्पश्चात उन्होंने हेमंत नामक कविता सरस्वती के लिए खड़ी बोली में लिखकर भेजी थी। प्रश्न बन सकता है कि जो मैथिली शरण गुप्त ने खड़ी बोली में सबसे पहली कविता कौन लिखी थी? तो वो थी हेमंत। जो अनगढ़ एवं अस्त व्यस्त थी, हेमंत कविता ये अनगढ़ और अस्त व्यस्त थी। इसे द्विवेदी जी के द्वारा व्यापक फेरबदल के पश्चात मैथिली शरण गुप्त के नाम से हिंदी कविता सरस्वती पत्रिका में छाप दी थी। इसे भी आप याद रखिएगा।